हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लाइफ रूट एकेडमी बाय चेतना। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ये उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम व्हाट इज़ रिसर्च, इट्स इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स का ओवरव्यू लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस हेल्पफुल सीरीज को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप बीएससी, एमएससी, नेट सेट, पीएचडी एंट्रेंस या किसी भी रिसर्च रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीडियो में आगे एक स्पेशल सेक्शन भी आने वाला है, जहाँ मैं आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंप्लीट नोट्स के बारे में बताऊंगी, जो आपकी प्रिपरेशन को और इजी बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का रिसर्च मेथोडोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है वाई सम मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम पर्टिकुलर प्लांट्स ओनली? आखिर उस प्लांट्स में ऐसा क्या होता है जो डिसीज को क्योर कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हमेशा टॉप करते हैं, जबकि बाकी स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पाते, और कुछ स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली हाथ उठाकर आंसर देते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स आंसर आने के बाद भी चुप बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरे फील्ड में प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होती है? आखिर इसका रीज़न क्या है? और बीज, जो मधुमक्खियां है, कुछ पर्टिकुलर फ्लावर पर ही बार बार विजिट क्यों करती है? क्या उन फ्लावर्स में कुछ स्पेशल होता है, या बीज के पास कोई सिलेक्शन मैकेनिज्म होता है? दोस्तों, ऐसे हजारों सवाल हैं जो हम रोज देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं और कोई तो कभी ऑब्जर्व ही नहीं करता। जबकि एक रिसर्चर उन्हीं ऑब्जर्वेशन को देखकर एक क्वेश्चन पूछता है, वाई, क्यों? अब स्टूडेंट्स, इसी क्यूरियोसिटी को समझने के लिए एक बहुत फेमस एग्जाम्पल लेते हैं। हम सब ने न्यूटन और एप्पल वाली स्टोरी सुनी है। एक दिन न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक एप्पल ट्री से नीचे गिरा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एप्पल गिरते हुए न्यूटन ने ही क्यों नोटिस किया? एप्पल तो उनसे पहले भी लाखों लोगों ने गिरते हुए देखा होगा। फिर ग्रेविटेशन थ्योरी न्यूटन ने ही क्यों दी? रीज़न बहुत सिंपल है। बाकी लोगों ने एप्पल को गिरते हुए देखा, न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए ऑब्जर्व किया। बाकी लोगों ने इवेंट देखा, न्यूटन ने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने सोचा, एप्पल हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? ऊपर क्यों नहीं जाता? साइड में क्यों नहीं जाता? क्या कोई इनविजिबल फोर्स है जो इसे नीचे खींच रहा है? और इसी क्यूरियोसिटी ने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक डिस्कवरी में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम आज ग्रेविटेशनल थ्योरी के नाम से जानते हैं। रिसर्च के लिए हम में ऑब्जर्वेशन और क्यूरियोसिटी की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जब ऑब्जर्वेशन के साथ क्यूरियोसिटी जुड़ जाती है, तब रिसर्च जन्म लेती है और हमें पूछना पड़ता है, व्हाई दिस हैपन एंड हाउ दिस हैपन। और न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी भी इसी प्रोसेस का रिजल्ट है। आगे चलते हैं और जानते हैं व्हाट इज़ रिसर्च। स्टूडेंट्स, क्या सिर्फ इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च कर लेना और लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना ही रिसर्च है? नहीं, रिसर्च इज मच मोर देन दैट। सबसे पहले अगर हम रिसर्च वर्ड को ही समझे तो ये दो पार्ट से मिलकर बना है, री एंड सर्च। यहाँ री का मतलब होता है अगेन या रिपीटेडली, और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड, मतलब कि खोजना। इसलिए सिंपल लैंग्वेज में रिसर्च का मतलब हुआ अगेन एंड अगेन सर्चिंग फॉर नॉलेज टू फाइंड अगेन व्हाट इज स्टिल अनडिस्कवर्ड। ऐसी इंफॉर्मेशन या ट्रूथ को ढूंढना जो अभी कम्प्लीटली डिस्कवर नहीं हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि रिसर्च हमेशा कोई बिल्कुल नई चीज़ ही डिस्कवर करे। कभी कभी रिसर्च पुरानी इंफॉर्मेशन को भी वेरीफाई करती है, कभी उसमें करेक्शन करती है, कभी उसको और बेटर एक्सप्लेन करती है, और कभी कम्प्लीटली नया नॉलेज भी जनरेट करती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी साइंटिस्ट ने 20 साल पहले किसी प्लांट से कोई बायो एक्टिव कंपाउंड खोजा है
और उसका किसी डिसीज के अगेंस्ट यूज बताया है, तो ये रिसर्च है। बट आज के रिसर्चर फिर से उस मेडिसिन को नए टेक्निक्स और नए डाटा के साथ टेस्ट करते हैं। अगर उन्हें और बेटर रिजल्ट मिलते हैं तो पुरानी नॉलेज अपडेट हो रही है। ये भी एक टाइप का रिसर्च ही है। स्टूडेंट्स, अब हम जिस रिसर्च की डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं वो दी गई है सर फ्रेड एन कर्लिंगर ने। ये एक फेमस अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर और ऑथर थे। उन्होंने एजुकेशनल रिसर्च और बिहेवियरल रिसर्च के फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, क्योंकि उन्होंने रिसर्च को साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वे में एक्सप्लेन किया। उनकी एक बहुत फेमस बुक है फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च। ये बुक रिसर्च मेथोडोलॉजी और साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक क्लासिक रेफरेंस बुक मानी जाती है। इसी बुक में कर्लिंगर ने रिसर्च को डिफाइन किया एज a systematic and objective attempt to discover, interpret, or revise facts, events, behaviors, or theories using the scientific method. रिसर्च एक प्लान्ड, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर किसी फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं। Research is a systematic and scientific process of collecting, analyzing, and interpreting information to increase our understanding of a phenomena or to find solutions to specific problems. यानी रिसर्च का पर्पस सिर्फ नई इंफॉर्मेशन ढूंढना ही नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को वेरीफाई करना, समझना और ज़रूरत पड़ने पर रिवाइज करना है। अब ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी जो सर कर्लिंगर ने दी थी, उसमें कुछ वर्ड्स आए हैं जो आपको नहीं समझे होंगे, तो इस डेफिनेशन को अच्छे से फिर से देखते हैं। इसमें फर्स्ट वर्ड आया है असिस्टेमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। रिसर्च जो है वो रैंडमली नहीं की जाती। रिसर्च में एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर क्वेश्चन बनाना, डाटा कलेक्ट करना, डाटा एनालाइज करना, उसका कंक्लूजन निकालना। अगर मैं बिना प्लानिंग के कुछ भी डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दूं तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगी। इसलिए रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक होती है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अनबायस्ड या विदाउट पर्सनल ओपिनियन। रिसर्चर को अपनी पर्सनल फीलिंग, बिलीव्स या अजम्पशंस को साइड में रखना पड़ता है। मान लीजिए मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ट है, लेकिन अगर डाटा कुछ और बता रहा है तो मुझे डाटा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिसर्च फैक्ट्स पर चलती है, ना कि ओपिनियंस पर। इसी को ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं। तो रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट है टू डिस्कवर, इंटरप्रेट और रिवाइज फैक्ट्स, इवेंट्स, बिहेवियर्स और थेरीज यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड मतलब जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन होता है, फिर क्वेश्चन बनता है, हाइपोथेसिस दिया जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा को एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। यानी रिसर्च को साइंटिफिक रूल्स और एविडेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है। इन शॉर्ट, रिसर्च एक प्लान्ड, अनबायस्ड और साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम फैक्ट्स, इवेंट्स, बिहेवियर्स और थेरीज को डिस्कवर, अंडरस्टैंड या इम्प्रूव करने के लिए एविडेंस कलेक्ट और एनालाइज करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर सही और स्ट्रक्चर्ड मटेरियल ना मिले तो कंसेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए आपकी प्रिपरेशन को सुपर इजी बनाने के लिए हमने प्रिपेयर किए हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंप्लीट नोट्स। ये नोट्स यूजी और पीजी दोनों स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है। पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। हर एक टॉपिक को डेफिनेशन, फुल कंसेप्ट और क्लियर एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड, पॉइंट वाइज सेंटेंस मैनर में है, ताकि आप देखते ही याद कर सके। आप यूनिट वाइज कौन से टॉपिक्स नोट्स में कवर होंगे वो देख सकते हैं। आपको पूरी बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे सिर्फ 49 रुपीज़ पर यूनिट में ले सकते हैं। यस, जस्ट 49 रुपीज़ पर यूनिट। अगर आपको ये कंप्लीट नोट्स चाहिए हो
और आप अपने एग्ज़ाम में टॉप स्कोर करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए और ये नोट्स आपके पास होंगे। आप इस वीडियो में नोट्स का फॉर्मेट एंड सैंपल देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, व्हाई द रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। रिसर्च हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? कई बार जब स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में आता है, यार ये रिसर्च हम पढ़ क्यों रहे हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर इस दुनिया में रिसर्च नाम की चीज़ ही ना होती तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। सबसे पहले बात करते हैं हमारी हेल्थ की। अगर मेडिकल फील्ड में रिसर्च ना होती तो बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए ना कोई वैक्सीन्स डेवलप होती, ना कोई लाइफ सेविंग दवाई बनती। सोचिए, एक छोटी सी बीमारी या वायरस आता और पूरी की पूरी इंसानियत को तबाह करके चला जाता है। अगर आज हम सेफ है तो वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट की दिन रात की गई रिसर्च की वजह से है। दूसरी तरफ देखिए, जो खाना आज हम रोज बड़े मज़े से खा रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च ना होती तो ना हमारे फूड क्रॉप्स इम्प्रूव होते, ना उनकी क्वालिटी बेहतर होती और ना ही उनका प्रोडक्शन बढ़ता। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ दुनिया में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भुखमरी होती। ये रिसर्च ही है जिसने क्रॉप्स को बेटर बनाने में मदद की है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जिसके बिना आप एक घंटा भी नहीं रह सकते, ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और इंटरनेट। अगर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में रिसर्च ना होती तो ना आज आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता, ना इंटरनेट होता और ना ही आप घर बैठे यूट्यूब पर ये वीडियो देख सकते थे। हम आज भी वही पुराने ज़माने में जी रहे होते, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजना भी एक सपना था। स्टूडेंट्स, रिसर्च ने ही हमारी लाइफ में प्रोग्रेस और कंफर्ट लाया है। रिसर्च ही वो चाबी है जो इंसानियत को रोज़ एक कदम आगे बढ़ाती है। हर वो चीज़ जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, वो किसी न किसी रिसर्च का ही नतीजा है। इसलिए एज अ स्टूडेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी को सिर्फ एक बोरिंग सब्जेक्ट मत समझना। ये वो ज़रिया है जिससे दुनिया बदलती है। अब इसको पॉइंट वाइज एग्जाम पैटर्न आंसर की तरह समझेंगे। Importance of research. First is expansion of knowledge. Research helps in discovering new facts, theories, and concepts, thereby expanding the existing body of knowledge in every discipline. इसका मतलब है कि रिसर्च पहले से मौजूद नॉलेज के दायरे को और बड़ा करता है, नॉलेज एक्सपांड करता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले हम सिर्फ इतना जानते थे कि बीमारियां होती हैं, पर जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रिसर्च हुई तब हमें पता चला कि हमारे शरीर के अंदर डीएनए और आरएनए कैसे काम करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पहले लोग समझते थे कि धरती फ्लैट है, जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट है, पर रिसर्च से पता चला कि नहीं, धरती गोल है। इस तरह हमारी नॉलेज एक्सपांड होती है बाय द रिसर्च। सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. It provides systematic solution to real life problems by analyzing causes and finding evidence based answers. जब भी रियल लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो रिसर्च में उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, उसका एक सॉलिड और सिस्टमैटिक सॉल्यूशन निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी सिटी में अचानक क्राइम रेट या साइबर फ्रॉड बढ़ गया तो पुलिस और एक्सपर्ट्स वहाँ का डाटा रिसर्च करते हैं कि आखिर लोग इस जाल में फंस क्यों रहे हैं और फिर उस हिसाब से सेफ्टी रूल्स बनाए जाते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इज साइंटिफिक प्रोग्रेस. Research is the backbone of scientific development, leading to innovations, discoveries and technological advancements. रिसर्च ये साइंटिफिक प्रोग्रेस का बैकबोन है। किसी भी देश या टेक्नोलॉजी की तरक्की के पीछे रिसर्च का ही बड़ा हाथ होता है।
किसी भी फील्ड में नई इनोवेशंस और एडवांसमेंट्स रिसर्च की वजह से ही होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एक ज़माने में अगर किसी का ऑर्गन फेल होता है तो कोई रास्ता नहीं था, पर मेडिकल रिसर्च की वजह से आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट और आर्टिफिशियल हार्ट जैसी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। ये भी रिसर्च की ही देन है। Fourth importance is decision making. It supports individual organizations and governments in making logical and data driven decision instead of guesswork. ये गवर्नमेंट या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सॉलिड डाटा देखकर बड़े डिसीजन लेने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब सरकार को कोई नई पॉलिसी लानी होती है, जैसे गरीबी हटाने के लिए या एजुकेशन के लिए, तो पहले हर साल का सर्वे और रिसर्च देखा जाता है कि आखिर किस एरिया को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और किस प्रकार की कंट्रोल मेजर्स हम सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उस हिसाब से वो काम किया जाता है यूजिंग द रिसर्च। फिफ्थ इज डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. Research improves analytical ability by encouraging questioning, reasoning, and logical interpretation of data. रिसर्च हमारी एनालिटिकल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करती है ताकि हम हर चीज़ को लॉजिकली देखें, किसी चीज़ पर आग बन के भरोसा ना करें। सिक्स्थ इज इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू एडवांसमेंट्स इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। रिसर्च डायरेक्टली एनहांसेस ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड। अलग अलग फील्ड में डिफरेंट रिसर्च होने की वजह से ये हमारे लाइफ एंड लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करता है, एक क्वालिटी लाइफ देने में मदद करता है। एग्जाम्पल, पहले गर्मियों में लोग हाथ का पंखा झेलते थे, फिर कूलर आया और आज एसी है। इससे हमारी लाइफ को कितना आसान बना दिया है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च की वजह से आज ऐसी क्रॉप्स बनाई जाती है जिन पर कीड़े नहीं लगते और जो कम पानी में भी सरवाइव करते हैं, जिससे किसानों को फ़ायदा होता है और हमें अच्छा खाना मिलता है। सेवन्थ इज validation of existing knowledge. It verifies or rejects old theories and concepts, ensuring that knowledge remains accurate and updated. इसका मतलब है कि रिसर्च पुरानी बातों या थेरीज को रीचेक करता है और वो आज के ज़माने में, आज के टाइम में सही है भी या नहीं, ये चेक करता है। जैसे पहले माना जाता था कि कंप्यूटर्स चलाने के लिए बहुत बड़े मशीन्स चाहिए, पर बाद में माइक्रो प्रोसेसर्स पर रिसर्च हुई और पुरानी थ्योरी बदल गई। आज हमारे हाथ में छोटे छोटे डिवाइसेस हैं। Eighth importance is guidance for future studies. Research identifies gaps in knowledge and provides direction for further studies and exploration. रिसर्च आने वाले स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए एक रास्ता सेट कर देती है कि उन्हें आगे किस टॉपिक पर काम करना है, किस टॉपिक पर रिसर्च करना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी साइंटिस्ट ने किसी बीमारी की 50% दवा ढूंढ ली, तो आने वाली जनरेशन उसके आगे की रिसर्च शुरू करेंगी, ज़ीरो से रिसर्च स्टार्ट नहीं होंगी। Ninth is innovation and creativity. It promotes new ideas, inventions, and creative solutions in various fields. Research new ideas और innovative solutions को जन्म देती है। जैसे पहले लोग फिजिकली बैंक जाते थे, पर क्रिएटिव रिसर्च से ऑनलाइन पेमेंट और यूपीआई जैसा सिस्टम बना, जिसने सब कुछ बदल दिया। अभी तो ह्यूमंस ने रिसर्च के बलबूते पर सेल्फ ड्राइविंग कार बनाकर भी खड़ी कर दी है। स्टूडेंट्स, रिसर्च से इंसान ने क्या क्या नहीं खोज कर निकाला। 10th इज academic and professional growth. Research is essential for higher education, publications, and career development in scientific and professional field. अब आखिरी इम्पोर्टेंस देखते हैं। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, प्रोफेसर बनना है या साइंटिफिक फील्ड्स में अपना करियर बनाना है, तो ये सब्जेक्ट रिसर्च मेथडोलॉजी आपके करियर की सबसे बड़ी सीढ़ी है। तो स्टूडेंट्स, चाहे वो लैब के अंदर चल रही बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट हो, हमारी सोसाइटी का बिहेवियर हो या फिर टेक्नोलॉजी, रिसर्च हर जगह है और इसके बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। This is all about the importance of research. Now we can move forward and have a look on characteristics of research. अब देखते हैं रिसर्च के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिसर्च कैसे होता है और क्या क्या रिसर्च की क्वालिटीज़ है जिससे एक बेटर रिसर्च हो सके। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक। रिसर्च हमेशा एक फिक्स्ड और स्टेप बाय स्टेप तरीके से होती है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलता।
ऐसा नहीं है कि जो मन में आया पहले कर दिया, बाद में दूसरी प्रोसेस कर दी। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। जैसे सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि टॉपिक ढूंढते हैं किस पर रिसर्च करना है। फिर पुरानी रिसर्च को पढ़ते हैं जो भी उस टॉपिक पर हुई है, जिसे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। उसके बाद हम अपनी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर अलग अलग टूल से डाटा कलेक्ट करते हैं और आखिर में उस डाटा को एनालाइज करके कंक्लूजन निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब कोई साइंटिस्ट नया वैक्सीन बनाता है तो वो इसी सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करता है। पहले लैब में टेस्ट होगा, फिर एनिमल्स पर, फिर सबसे आखिरी में इंसानों पर ट्रायल होता है। ये नहीं कि पहले ही किसी डायरेक्ट इंसान को इंजेक्ट कर दिया। इसी स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को हम सिस्टमैटिक कहते हैं। सेकंड इज एम्पिरिकल। इसका मतलब है कि रिसर्च हमेशा रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स और डाटा पर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर। जैसे कोई कह दे कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसे होता होगा या ऐसा हो सकता है। रिसर्च ऐसी बातों से नहीं होता। रिसर्च हमेशा एविडेंस पर होता है। जैसे कहते हैं तुलसी के पत्ते खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और कफ ठीक होता है। लेकिन एक एम्पिरिकल रिसर्च क्या होगा? एक रिसर्चर इस बात को तब तक नहीं मानेगा जब तक वो इसका एक्सपेरिमेंट ना करे, इसका कोई रिजल्ट ना मिले। वो क्या करेगा? वो 100 लोगों का एक ग्रुप लेगा जिनको कफ है, उन्हें 1 महीने तक तुलसी का एक्सट्रैक्ट देगा, रोज उनका मेडिकल चेकअप करेगा और उनका एक्चुअल डाटा नोट करेगा। जब रिपोर्ट्स और डाटा प्रूफ कर देंगे कि हाँ, कफ सच में कम हुआ है, तब हम उसे कहेंगे एम्पिरिकल एविडेंस एंड रिसर्च। थर्ड इज रेप्लिकेबल। इसका मतलब है कि अगर आपकी रिसर्च को कोई दूसरा इंसान बिल्कुल उसी तरीके से करे तो उसका रिजल्ट भी वही आना चाहिए जो आपका आया था। क्योंकि अगर आपने कोई रिसर्च किया है, सब बराबर डाटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, तो वो रिसर्च हमेशा के लिए होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई उसको टेस्ट करेगा तो वो रेप्लिकेबल होना चाहिए, वही का वही रिजल्ट उसी कंडीशंस में, वही रिसर्च का रिजल्ट कंक्लूजन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कोड लिखा जिससे वेबसाइट 2 सेकंड में खुल रही है, तो वही कोड जब कोई दूसरा डेवलपर रन करे तो उसकी वेबसाइट भी 2 सेकंड में ही खुलनी चाहिए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव। रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव मतलब रिसर्च बिल्कुल अनबायस्ड, बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। इसमें रिसर्चर की अपनी पसंद या नापसंद का असर नहीं पड़ना चाहिए। उसमें आपके बिलीव्स या इमोशन मिक्स नहीं करने पड़ते हैं। नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसमें ये ऐड किया, मुझे लगा या मुझे पसंद है, ऐसा नहीं चलता। रिसर्च हमेशा किसी के ओपिनियन पर नहीं तो डाटा पर डिपेंड करता है। एक डॉक्टर ने एक नई दवा बनाई, अब क्योंकि वो दवा उसने बनाई या उसकी अपनी है, तो वो चाहेगा कि दवा सुपरहिट हो जाए। वो थोड़े बहुत सिम्टम्स ठीक होने पर ही लिख देगा कि दवा 100% कामयाब है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें खुद का फायदा छुपा है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगा? डॉक्टर दवा को चेक करने के लिए मशीन की रिपोर्ट्स और ब्लड टेस्ट का डाटा देखेगा। अगर मशीन की रिपोर्ट बोलती है कि बीमारी सिर्फ 40% ठीक हुई है इस दवाई से, तो रिसर्चर बिना किसी हिचकिचाहट के रिपोर्ट में ओनली 40% ही लिखेगा, 100% नहीं लिखेगा। यानी जो सच मशीन्स और डाटा ने दिखाया है वही सच लिखना, भले ही उससे आपका नुकसान हो या फायदा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर किसी स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ और वो प्रोग्राम जिस टीचर ने कंडक्ट किया वो आपकी फेवरेट है, इसलिए आप नहीं बोलोगे कि प्रोग्राम अच्छा ही होगा। आप प्रोग्राम अटेंड करने वाले सभी स्टूडेंट्स और गेस्ट्स का फीडबैक लोगे, तभी उस डाटा पर कुछ कंक्लूजन निकालोगे। यही ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, समझे? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज एनालिटिकल, मतलब डाटा को एनालाइज करना। इसमें डाटा को कलेक्ट करने के बाद डीपली एनालाइज किया जाता है कि ऐसा क्यों है। एग्जाम्पल, एक फसल खराब होगी, डाटा कलेक्ट किया, उसको जो भी प्रोडक्शन था फ्रॉम सेवरल मंथ्स टू ईयर्स, उसके सॉइल सैंपल्स एंड अदर फैक्टर्स को कलेक्ट किया। फिर उस डाटा से एनालिटिकल रिसर्च ये ढूंढती है कि किस फैक्टर से क्रॉप डैमेज हो रहे हैं, मिट्टी में किस केमिकल्स की कमी थी और कौन सा कीड़ा लगाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड। इसका मतलब है कि हम जिन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं उनके अलावा अदर फैक्टर्स को हम कंट्रोल करके फ्रीज कर देते हैं ताकि रिजल्ट खराब ना हो, उसको हम कंट्रोल कहेंगे। जैसे अगर हम चेक कर रहे हैं कि किसी प्लांट्स पर
कोई पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र का क्या असर पड़ रहा है। तो हम दोनों प्लांट्स को बराबर धूप और बराबर पानी देंगे, एकदम कांस्टेंट। उतना ही पानी एक प्लांट को दिया, उतना ही पानी दूसरा प्लांट को दिया, उतना ही सनलाइट एक प्लांट को दिया तो उतनी ही सनलाइट दूसरे प्लांट को देना है, ताकि रिजल्ट सिर्फ फर्टिलाइज़र की वजह से दिखे। धूप, पानी और बाकी की जो चीज़ें हैं उसको कांस्टेंट रखना है, ताकि उनका असर अलग से ना पड़े। इसको हम कंट्रोल्ड रिसर्च कहते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल। स्टूडेंट्स, हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डीपली विथ एग्जांपल्स देख रहे हैं। होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ रहा है। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आपको टॉपिक समझ रहा है, तो भी आप कमेंट कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके डाउट को ज़रूर बेटर आंसर से रिप्लाई करूँगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्रिटिकल। इसका मतलब होता है कि रिसर्च में हर स्टेप पर बहुत गहराई से चेक लगाना पड़ता है, ताकि कोई गलती या कमी ना रह जाए। इसमें जल्दबाजी या लापरवाही की कोई जगह नहीं होती। जैसे जब हम लैब में किसी वायरस पर टेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमें एक एक माइक्रोग्राम केमिकल्स और हर एक टेम्परेचर को क्रिटिकली चेक करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो पूरा एक्सपेरिमेंट तो खराब होगा ही, साथ ही लैब में इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज लॉजिकल। रिसर्च हमेशा रूल्स, फैक्ट्स और दिमाग के लॉजिक से चलती है। इसमें कोई अंधविश्वास या चमत्कार, मैजिक जैसी बातों की कोई जगह नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गांव में अचानक लोग बीमार पड़ने लगे और लोग कहे कि यहाँ किसी भूत का साया है, तो एक रिसर्चर इस बात को नहीं मानेगा। वो लॉजिकली सोचेगा, वहाँ के पानी का सैंपल लेगा, मिट्टी चेक करेगा और बीमारी की असली साइंटिफिक वजह ढूंढेगा। नेक्स्ट इज वेरीफाएबल एंड टेस्टेबल। इसका मतलब है कि आपने जो भी रिसर्च की है और जो नतीजा निकाला है, उसे कोई भी दूसरा इंसान कभी भी दोबारा टेस्ट या वेरीफाई मतलब कि रीचेक कर सके। आपकी रिसर्च वेरीफाएबल एंड टेस्टेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इथिकल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें रिसर्च हमेशा सही नीयत, मॉरल्स और रूल्स के अंदर रहकर होनी चाहिए। किसी का नुकसान करके, किसी को धोखा देकर या किसी का डाटा चुराकर रिसर्च नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों के बिहेवियर पर कोई सोशल रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स की परमिशन लेना और उन बच्चों की आइडेंटिटी को हमेशा सीक्रेट रखना आपकी इथिकल ड्यूटी है। किसी के पर्सनल लाइफ को पब्लिक करना अनइथिकल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप किसी के साथ रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका रिसर्च आपसे अलग है, लेकिन आपने उसका रिसर्च होने के बाद उसके रिसर्च के डाटा और सारे डॉक्यूमेंट्स चुरा कर वो रिसर्च अपने नाम से बता दिया, तो ये भी एक प्रकार की अनइथिकल प्रैक्टिस है, क्योंकि आपने उसके साथ धोखा किया है और उसके डॉक्यूमेंट्स की चोरी की है, उसके डाटा की चोरी की है। नेक्स्ट इज इनोवेटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी रिसर्च का जो मेन अल्टीमेट गोल होता है, वो है कुछ नया ढूंढना और हमारी ज़िंदगी के किसी ना किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन हमारी धरती के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब रिसर्चर ने ऐसी रिसर्च की जिससे उन्होंने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना दिया, जो मिट्टी में आसानी से मिल जाता है। इसने हमें एक नया सॉल्यूशन भी दिया और हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया। तो दोस्तों, जब ये सारे पॉइंट्स एक साथ मिलते हैं, ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च के, तभी एक सच्ची और वैल्यूएबल रिसर्च बनती है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च हमने डीपली विद एग्जांपल्स देखे हैं। होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके डाउट को ज़रूर बेटर आंसर से रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो भी प्लीज़ स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ रिसर्च आर बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च एंड इंडक्टिव रिसर्च।
ये सारे जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है इन्हें हम डिटेल में हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर मैसेज कीजिए और ऐसे ही लाइफ साइंस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी टॉपिक को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।